साल 2016 हिमाचल की राजधानी शिमला से एक ऐसा खौफनाक केस सामने आता है जिसने सबको दहला कर रख दिया था। लोग एक एक करके जॉन्डिस का शिकार हो रहे थे, जिसका रीजन था एक टंकी का पानी, जिसे पीने से लोगों में ये बीमारी देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस जॉन्डिस आउटब्रेक के कुछ ही महीनों बाद 4 साल का एक लड़का जो कि 2 साल पहले अचानक से गायब हो गया था, पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है। आगे चलकर आप देखोगे कि कैसे ये दोनों इंसिडेंट्स एक ही कड़ी से जुड़े हुए थे। जैसे ही इस बात की खबर आसपास के लोगों तक पहुंची तो ये जानकर सभी लोग शॉक में थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बच्चे के साथ इस तरह का घिनौना काम कोई भला कैसे कर सकता है। उस टाइम पर यह केस इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि हिमाचल गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आता है कि कैसे एक इंसान की ग्रीड और जेलसी ने उसे इतना अंधा करके रख दिया था कि उसने एक मासूम की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आखिर क्या था ये पूरा मामला और कौन था वो शख्स जिसने अपने लालच के लिए हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Surjit and let's talk about today's case which revolves around युग गुप्ता। चौदह जून 2014 शिमला के राम बाजार में रहने वाले राम गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन अपनी दुकान पे काम कर रहे होते हैं। शाम का वक्त था और उनका 4 साल का बेटा युग वहीं दुकान पे उनके साथ खेल रहा होता है। गुप्ता जी का घर उनकी दुकान से कुछ ही कदमों की दूरी पे था और अक्सर युग अपने फादर की दुकान पे आता जाता रहता। उस दिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो उनकी दुकान पे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं। इधर गुप्ता जी कस्टमर्स हैंडल करने में बिजी थे और वहीं उनका बेटा युग दुकान से अपने घर की ओर निकल जाता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि युग अकेले दुकान से घर जा रहा था। वो इससे पहले भी दिन में कई बार अकेले ही दुकान और घर के चक्कर काटता रहता था। जिसके बाद राम गुप्ता रात को दुकान बंद करके जैसे ही घर पहुंचते हैं तो घर में मौजूद उनकी वाइफ और उनकी माँ उनसे युग के बारे में पूछते हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि युग तो 7 बजे ही दुकान से घर के लिए निकल गया था, उसे तो घर पे ही होना चाहिए। ये सुनने के बाद पूरे परिवार को चिंता होने लगती है और वो लोग 4 साल के युग को घर में ढूंढना शुरू करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें युग कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों से भी युग के बारे में पूछा जाता है कि कहीं वो गलती से उनके घर तो नहीं चला गया, लेकिन सबका यही कहना था कि युग उनके घर नहीं आया। ये पता चलने के बाद उनके नेबर्स भी गुप्ता जी के साथ मिलकर उनके बेटे को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें युग का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इधर घर पे युग की माँ, उसकी दादी और उसकी बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि घर का लाडला और इकलौता बेटा घर से गायब हो चुका था और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त किस हालत में है। जिसके बाद थक हार कर राम गुप्ता पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस युग को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें युग कहीं नहीं मिलता। खैर देखते ही देखते अब 2 हफ्ते होने वाले थे और 27 जून के दिन गुप्ता जी के घर पे उन्हें एक पार्सल रिसीव होता है। कोई नहीं जानता था कि वो पार्सल उन्हें किसने और कहां से भेजा है। जैसे ही उस पैकेट को खोला जाता है तो उसमें उन्हें एक बच्चे के कपड़े और एक लेटर मिलता है। उन कपड़ों को देखकर युग की माँ रोना शुरू कर देती है, बिकॉज ये उनके बेटे युग के वही कपड़े थे जो उसने 14 जून वाले दिन पहने हुए थे। जिसके बाद जल्दी से गुप्ता जी लेटर पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर तुम लोग अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप 3,70,00,000 रुपए अपने नौकर हरी के हाथों अंबाला पहुंचा दो, और अगर पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये लेटर पढ़ने के बाद गुप्ता परिवार समझ चुका था कि उनका बेटा युग किडनैप हो चुका है और अगर किडनैपर्स की बात नहीं मानी गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद गुप्ता जी ठीक वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें करने के लिए कहा गया था। वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए पैसों का इंतजाम करते हैं और घर के नौकर हरी को पैसे देकर अंबाला भेज दिया जाता है। कुछ घंटों के सफर के बाद फाइनली हरी अंबाला में उस जगह पहुंच जाता है जहां का एड्रेस रैंसम लेटर में मेंशन किया गया था, बट काफी देर वेट करने के बाद भी वहां कोई पैसे लेने नहीं आता। जिसके बाद हरी कॉल करके गुप्ता जी को सारी बात बताता है कि वो काफी टाइम से एक ही जगह पे खड़ा है, लेकिन अभी तक उससे पैसे लेने यहाँ कोई नहीं आया।
ये जानने के बाद गुप्ता जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किडनैपर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनकी सारी डिमांड्स को पूरा किया जा रहा था। वहीं हरी थक हार कर वापस शिमला आ जाता है और उसके साथ ही गुप्ता परिवार के अंदर जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी वो भी टूट जाती है। इसी के साथ करीबन 1 हफ्ते बाद उन्हें एक और लेटर रिसीव होता है जिसमें अब उनसे 4 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। ये दूसरा लेटर मिलते ही गुप्ता जी पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें 1 हफ्ते पहले भी एक पार्सल रिसीव हुआ था जिसमें एक रैंसम लेटर के साथ साथ उन्हें किडनैपर्स द्वारा युग के कपड़े भेजे गए थे। पुलिस उन दोनों लेटर्स को अपने पास रख लेती है और ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर ये लेटर उन्हें कौन और कहां से भेज रहा है। इस बीच कुछ दिन और निकल जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लग रहा था कि तभी गुप्ता फैमिली को तीसरा लेटर रिसीव होता है जिसमें अब उनसे पूरे 10 करोड़ रुपए डिमांड किए जा रहे थे। आपको बता दूं कि गुप्ता परिवार बड़ी मुश्किल से 4 करोड़ इकट्ठा कर पाया था और वहीं अब 10 करोड़ जैसी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इधर युग के घर वाले अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे थे और इस सब में पुलिस भी उसका पता लगाने में नाकाम हो रही थी। अब कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर उन्हें किडनैपर्स द्वारा लास्ट लेटर भेजा जाता है जिसमें उन्होंने रैंसम अमाउंट को 10 करोड़ से घटाकर 4 करोड़ कर दिया था। एक के बाद एक लेटर मिलने से गुप्ता परिवार का डर बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी हालत में अपने बेटे युग को वापस चाहते थे जिसके लिए वो दोबारा अपने नौकर हरी को पैसे देकर अंबाला भेजते हैं। लेकिन इस बार हरी अकेला नहीं था, उसके साथ हिमाचल पुलिस के कुछ कांस्टेबल्स भी गए थे जो कि सिविल कपड़ों में हरी पे नजर रखने वाले थे। और जैसे ही किडनैपर्स पैसे लेने उसके पास जाते तो प्लान के अकॉर्डिंग वो उन्हें अरेस्ट कर लेते। बट पुलिस का ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि पहले की तरह इस बार भी कोई वहां पैसे लेने नहीं आता और उन सभी को निराश होकर खाली हाथ वापस शिमला आना पड़ता है। पुलिस को बार बार फेल होता देख लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका था और उस एरिया के सभी लोग पुलिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने सड़कों पे उतर जाते हैं, जिससे ये मामला थोड़ा हाईलाइट होता है और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस केस को हिमाचल के सीआईडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद सीआईडी भी अपनी तरफ से युग को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। कहीं ना कहीं गुप्ता परिवार को ये लगने लगा था कि शायद उन्हें उनका बेटा युग अब कभी नहीं मिल पाएगा। इधर ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच राम बाजार में रहने वाले लोगों में एक के बाद एक जॉन्डिस के केसेस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ रहे थे और जब इसका रीजन पता लगाया गया तो ये सामने आता है कि दरअसल जिस टंकी का पानी वो लोग पी रहे थे वो इतना ज्यादा गंदा हो चुका था कि उससे लोगों में पीलिया की शिकायत देखने को मिल रही थी। आपको बता दूं कि उस टंकी का पानी शिमला के 2200 घरों में सप्लाई होता था और उनमें से एक घर गुप्ता परिवार का भी था। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 1600 लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे और उनमें से 10 लोगों की जान भी चली गई थी। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई जाती है और उन्हें जल्द से जल्द उस टंकी को साफ करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे जॉन्डिस के केसेस कम होने लगते हैं और शहर के लोग अब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इस सब में युग का केस अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ था। सीआईडी को गुप्ता परिवार के नौकर हरी पे शक हो रहा था क्योंकि रैंसम लेटर में स्पेशली उसका नाम मेंशन किया गया था। जिसके बाद हरी का नार्को टेस्ट लिया जाता है और इस टेस्ट में एक नाम सामने आता है और वो नाम था गुप्ता परिवार के पड़ोसी चंद्र शर्मा का। दरअसल हरी को उस पे शक था कि युग के गायब होने के पीछे चंद्र शर्मा का हाथ है। ये जानने के बाद सीआईडी राम गुप्ता से उनके पड़ोसी के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि दरअसल चंद्र शर्मा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है और जब उसका बेटा युग गायब हुआ था तो चंद्र शर्मा उन लोगों में से था जो युग को ढूंढने में दिन रात उनकी हेल्प कर रहे थे। उसने हर कदम पे हमारा साथ दिया और जब हमें किडनैपर्स की तरफ से रैंसम लेटर्स आ रहे थे तब भी उसने हमारी बहुत मदद करी थी। खैर, इस पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि वो उस टाइम बार बार राम गुप्ता से उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछ रहा था। खैर, ये पता चलने के बाद अब पुलिस को कहीं न कहीं चंद्र शर्मा पे शक होने लग गया था और इसी बीच पुलिस को शिमला में हुई एक चोरी के बारे में पता चलता है जिसमें चंद्र शर्मा और उसके 2 साथी तेजेंद्र पाल सिंह और विक्रांत बख्शी का नाम सामने आता है। पुलिस अब उन तीनों को ढूंढना शुरू करती है लेकिन उन तीनों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस चंडीगढ़ से चंद्र शर्मा के साथी विक्रांत बख्शी को अरेस्ट कर लेती है। उससे पूछताछ करी जाती है लेकिन वो अपने दोनों साथियों के बारे में पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था।
जिसके बाद उसका फोन चेक किया जाता है तो उसमें उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसे देखकर पुलिस दंग रह जाती है। दरअसल उस वीडियो में एक बच्चा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था कि पापा प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। पुलिस जब ध्यान से दिखती है तो उन्हें उस बच्चे के फेस पर पीट के भी निशान दिखते हैं। वो वीडियो देखने के बाद पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो ये वही बच्चा है जो कि 2 साल पहले राम बाजार से गायब हो गया था। जिसके बाद उस वीडियो को सीआईडी को सौंप दिया जाता है और ये सामने आता है कि उस वीडियो में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युग गुप्ता ही था। फाइनली 2 साल बाद जाकर इस केस में पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा था। और वहीं जब गुप्ता परिवार को इस वीडियो के बारे में पता चला तो उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है और अब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद उनका बेटा युग अभी भी जिंदा है। जिसके बाद पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है और विक्रांत पुलिस को सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि दरअसल उसे वो वीडियो उसके दोस्त चंद्र शर्मा ने भेजी थी और इसके साथ साथ वो पुलिस को चंद्र शर्मा और तेजेंद्र पाल का पता भी बता देता है। पुलिस जल्दी से उन दोनों को भी अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पहले तो वो पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तेजेंद्र पाल पुलिस को बताता है कि युग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसे जहां रखा गया था मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ। जिसके बाद पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और वो उन्हें रास्ता दिखाते हुए एक सुनसान जगह पे लेकर जाता है। गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद तेजेंद्र पाल पानी की टंकी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो लड़का इसके अंदर है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये वही टंकी थी जिसका पानी पीने से लोगों को 1 साल पहले जॉन्डिस हो रहा था। आप खुद सोच कर देखो कि पूरे 2 साल तक एक बॉडी पानी से भरी टंकी में सड़ती रही और उस टंकी का पानी पूरे शहर को पिलाया जा रहा था, जिससे लोग बीमार पड़ रहे थे और कई लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। इस पूरे सिनेरियो में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही भी सामने आती है, क्योंकि अगर वो लोग वक्त रहते टंकी को अच्छे से साफ कर देते तो उन्हें युग की बॉडी भी जल्दी मिल जाती और इसके साथ साथ वो जॉन्डिस आउटब्रेक होने से भी रोक सकते थे, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके बाद 22 अगस्त 2016 को टंकी के अंदर से सारा पानी बाहर निकाला जाता है और फाइनली जाकर पुलिस को वहां एक बच्चे के अवशेष मिलते हैं। जिसके बाद डीएनए टेस्ट की हेल्प से ये साफ हो चुका था कि वो रिमेन्स एक्चुअल में युग गुप्ता के ही थे। इधर परिवार वालों को जब ये पता चला कि युग अब इस दुनिया में नहीं है और उनके ही पड़ोसी ने तड़पकर उसकी जान ली है, तो ये सुनकर गुप्ता परिवार पूरी तरह से टूट गया था। सच अब सबके सामने आ चुका था। जिसके बाद चंद्र शर्मा पूरी कहानी बताता है कि कैसे 14 जून की शाम को जब युग दुकान से अपने घर की ओर जा रहा था तो चॉकलेट का लालच देकर उसने युग को अपने पास बुलाया और मौके का फायदा उठाकर वो उसे अपने घर ले गया था, जहां उसे एक बेड बॉक्स के अंदर कैद कर दिया गया। इसके बाद वो तेजेंद्र और विक्रांत दोनों को इस प्लान में शामिल करता है और वो तीनों मिलकर युग को वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक रेंटेड हाउस में कैद कर देते हैं। दूसरी ओर चंद्र शर्मा गुप्ता परिवार का हिमायती बनकर युग को ढूंढने का नाटक करता रहा। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो गुप्ता परिवार का भरोसा जीत पाए और ऐसा करके वो पुलिस की हर एक चाल पे नजर रख सकता था ताकि वो कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे वो पकड़ा जा सकता था। आई थिंक वो राम गुप्ता से उनके फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी भी इसलिए ले रहा था ताकि वो उनसे उतने ही पैसों की डिमांड करे जितना वो उन्हें दे सकते थे। इंटेरोगेशन में ये भी सामने आता है कि जब भी युग रोता था या फिर घर जाने की जिद करता था तो वो लोग उसके साथ पीट करते थे और वो ज्यादा शोर न मचाए इसके लिए वो उसे शराब तक पिलाते थे। युग को किडनैप हुए 1 हफ्ता हो चुका था और मेरे ख्याल से उन तीनों को इस बात का डर था कि युग आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसने उन तीनों का चेहरा देख लिया था और पैसे मिलने के बाद अगर वो उसे ऐसे ही जाने देते तो वो पुलिस को उनके बारे में सब कुछ बता देता। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें युग को रास्ते से हटाना होगा और प्लान के अकॉर्डिंग उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक पानी से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पहले उसके गले में एक भारी पत्थर बांध दिया गया ताकि उसकी बाद में ऊपर ना आ सके। युग को ठिकाने लगाने के बाद उनकी तरफ से गुप्ता परिवार को एक के बाद एक रैंसम लेटर्स भेजे गए। पहली बार जब हरी पैसे लेकर अंबाला आया था तो उन लोगों ने वो पैसे इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि उनके मन में और पैसों का लालच आ गया था। इसके बाद जब उन्होंने और ज्यादा पैसों की डिमांड करना शुरू करी तो गुप्ता जी ने पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, जिससे उनके बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया था। अब वो लोग पैसे तो लेना चाह रहे थे लेकिन पकड़े जाने के डर से वो लोग पैसे लेने की हिम्मत कभी जुटा ही नहीं पाए।
अब पूरा का पूरा सच पुलिस के सामने आ चुका था और जैसे ही इस घिनौने अपराध के बारे में लोगों को पता चला तो उन तीनों के लिए उनके मन में इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि लोग उनके लिए डेथ सेंटेंस की मांग कर रहे थे। जिसके बाद उन तीनों के अगेंस्ट सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और 5 सितंबर 2018 के दिन कोर्ट द्वारा उन तीनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद ये केस हाई कोर्ट में जाता है और पूरे 7 सालों तक इस केस पर सुनवाई होने के बाद 23 सितंबर 2025 के दिन कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट द्वारा तेजिंदर पाल सिंह को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि एक तो उसने बॉडी ढूंढने में पुलिस की हेल्प करी थी और दूसरा उसके अगेंस्ट जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए थे उससे बस इतना ही साबित हो पाया कि उसने चंद्र शर्मा के कहने पर युग को अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया था। और इसके साथ साथ 9 साल जो उसने जेल में काटे थे उसमें भी उसका बिहेवियर काफी अच्छा रहा था और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट द्वारा उसे बरी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी जो इस केस के असली मास्टरमाइंड थे उनकी डेथ सेंटेंस को भी ओवरटर्न करके हाई कोर्ट द्वारा उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हाई कोर्ट तो अपना फैसला दे चुका है, लेकिन इस फैसले से युग के माँ बाप और वहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।